आप Recording in progress. ओके, हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के सिंबल से। सही है। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। Gives the info about the orientation of electron. ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या मतलब है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये क्वांटम नंबर मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मालूम करके दिखाएगा। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। तो ओरिएंटेशन determines the number of ऑर्बिटल्स। इसको डिटरमिन करने का एक फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है -L से, 0 होगी एंड गोज टू +L। सही है। सो अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर मैं S सबशेल की बात कर रहा हूं तो उसमें L की वैल्यू क्या होती है? 0। तो जाहिर सी बात है M की वैल्यू भी इस केस में क्या होगी? 0। एंड दैट मीन्स कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक ही ऑर्बिटल होगा, है ना। लेकिन अगर मैं P की वैल्यू ले लूं और P सबशेल लूं और उसमें L की वैल्यू क्या होगी? 1। तो इसका मतलब ये -1 से स्टार्ट होगी, बाय द एडिशन ऑफ 1 1 +1 तक जाएगी, राइट। तो यहां से n की वैल्यू क्या होगी? ये -1 हुई, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? +1। तो बताओ कितनी ओरिएंटेशन यहां मिली तुम्हें? 3। तो इसका मतलब ऑर्बिटल भी कितने होंगे? 3। तो P में 3 ही तो ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। सही है। उसके बाद है आपके पास D सबशेल। इस D सबशेल में L की वैल्यू क्या है? 2। तो इसका मतलब अगर मैं M की वैल्यू निकालूं तो ये वैल्यू -2 होगी, इसमें 1 ऐड करोगे तो -1 हो जाएगी, इसमें 1 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगी, फिर इसमें 1 ऐड करोगे तो +1 होगी, फिर 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगी? +2। कितनी ओरिएंटेशंस मिली मुझे यहां से? हाँ, 5। इसका मतलब ऑर्बिटल कितने होंगे डी सबशेल के अंदर? 5। और 5 ही बताया मैंने आपको बेसिक्स में। ये प्रूफ हो रही है कि जो मैंने बोला, बिल्कुल बेसिक बात की थी मैंने आपसे, वो प्रूफ हो रही है इधर से। हम एफ यूजुअली यूज करते नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं ताकि एक कंप्लीटनेस लेक्चर के अंदर हो। एल की वैल्यू क्या होती है? 3। तो अगर मैं यहां से एम की वैल्यू डिटरमिन करना चाहता हूं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम -3 एंड गोस अप टू +3 बाय द एडिशन ऑफ 1 1। तो -3, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? -2। 1 ऐड करोगे तो -1, 1 ऐड करोगे तो 0, फिर +1, 1 ऐड करोगे तो फिर +2, 1 ऐड करोगे तो फिर +3। टोटल कितनी ओरिएंटेशंस मिली आपको? 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब F सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7। ये मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिससे मुझे किस चीज की इंफॉर्मेशन दी? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल नंबर ऑफ
ऑर्बिटल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ही होता है। सही है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर देखते हैं, उसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर नाउ। डी स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। gives the info about the movement of electron। ठीक है, बाय द वे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ए लेवल केमिस्ट्री में स्पिन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और ऑल्सो कॉल्ड spin, they have certain values। the spin quantum number has two values, only two values। जो पहली वैल्यू है उसको प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो दूसरी वैल्यू है उसको माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी वैल्यू हमेशा एज इट इज है। मैंने क्या कहा आपको कि इलेक्ट्रॉन को स्पिन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन भी कहते हैं, है ना। सो स्पिन इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन which is represented by spin is represented by look at the board, by full arrow like this or half arrow like this। इलेक्ट्रॉन को भी मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, एग्जामिनर भी कर रहा होगा पेपर के अंदर, मैं भी कर सकता हूं, ठीक है, और हमने भी करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो आप उनको इस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करोगे या फिर इस डायरेक्शन से। लुक एट द बोर्ड फर्स्ट, लुक एट द बोर्ड फर्स्ट, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। अगर मैं इस एरो के ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करूं, अगर मैं इस एरो के ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करूं, राइट, तो यकीनन इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। सही है। जो थंब की डायरेक्शन होगी ना वो इस एरो की डायरेक्शन है, और जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन है। क्लियर हो रही बात। सही है। ये देखो, लेट्स सपोज ये मार्कर है, ठीक है ना, ये मार्कर का जो पेन है ये मैंने अपवर्ड रखा हुआ है, राइट। तो अगर मैं मार्कर, ये जो कैप है इसको मैंने थंब की डायरेक्शन ले लिया है, एरो की डायरेक्शन, तो फिंगर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। एंड ऑब्वियसली अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, मैंने मार्कर को क्या किया, रिवर्स कर दिया। अब जब मैं मार्कर को रिवर्स करूंगा तो जो पेन की डायरेक्शन है वो मेरे थंब की डायरेक्शन है, यानी वो एरो की डायरेक्शन होगी, राइट। सही है। तो जो फिंगर की डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये जो आपके पास स्पिन है, इस स्पिन की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। बोले यस और नो। हम इसको इस तरह से दिखा देते हैं।
दिस इज क्लॉकवाइज। सही। तो दुनिया में इलेक्ट्रॉन हमेशा 24/7 365 डेज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, रोटेट हो रहा होता है। 365 days। सही है। 24/7 365 डेज किस में रोटेट हो रहा होता है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपने सुना होगा, यानी मैं क्लास में तो विजुलाइज करा सकता हूं, लेकिन मैं एक्चुअली इसको ऑनलाइन क्लास में विजुलाइज नहीं करा सकता। ठीक है, तो मैं क्लास के जो बच्चे हैं उनको विजुलाइज करवा देता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। राइट, तो जरा देखिएगा। लेट्स सपोज ये जो पेन है ये अपवर्ड एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दूसरा वाला पेन है ये डाउनवर्ड एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, कोई इशू तो नहीं है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। राइट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगी? क्लॉकवाइज, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है। क्लियर हो गई बात? मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया था इस जगह पे। वो सवाल ये था कि सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? मैंने कहा नेगेटिव होता है। क्या लगे दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज क्या होगा? क्या लगा नेगेटिव होगा। मैंने कहा अगर दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो फिर उनको उसूली तौर पे ऑर्बिटल में रिपल्शन एक्सपीरियंस करना चाहिए, बिकॉज़ सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। राइट, वो नहीं करते, वो एग्जिस्ट कर जाते हैं। क्यों एग्जिस्ट कर जाते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक साथ एक ही ऑर्बिटल में सिमिलर चार्जेस के बावजूद एग्जिस्ट कर जाते हैं। क्लियर हुई बात? सवाल आना चाहिए था मेरे पास कि सर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दे शुड एक्सपीरियंस रिपल्जन, व्हिच रिपल्जन एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। क्यों? ये जवाब है उसका। क्लियर हो गई बात? एक और चीज सुनो, तुमने नोट किया है अर्थ अपने ऑर्बिट में अराउंड द सन मूव कर रहा होता है। एग्जैक्टली ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर, अपने शेल के अंदर इस तरह से घूम रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जस्ट लाइक अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के इर्द इस तरह से घूम रहे हैं, लेकिन अपनी पोजीशन पे रहते हुए ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? जस्ट लाइक अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अपने ऑर्बिट में घूम रही होती है अर्थ, अपने एक्सिस पे भी तो रोटेट होती है, जब भी तो आपको समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, डे, नाइट सब मिल रहा होता है। दैट इज द होल मैकेनिज्म बिहाइंड दिस प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। राइट, कॉपी। Recording in progress. थैंक यू। तो बच्चे ने कहा कि भाई हमारे पास 1s 2s 3s and 4s orbitals, so many orbitals we have. Similarly we have 2p 3p and 4p. Similarly we have 3d and 4d. क्या लगे जब सब इतने सारे ऑर्बिटल्स हैं तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कि इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिटल में फेल होगा और सबसे एंड में जाके किस ऑर्बिटल में फेल होगा? मैंने कहा दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस दिस। ठीक है, इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मेरे साथ साथ काम करेंगे आप। इसको कहते हैं ऑफबोस प्रिंसिपल। ऑफबोस साइंटिस्ट का नाम है। इस प्रिंसिपल को हम N+L रूल भी कहते हैं। N क्या था हमारे पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और L क्या था हमारे पास? एज्यूमथल क्वांटम नंबर। ओके बेटा, इस प्रिंसिपल के ना दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उस ऑर्बिटल में फेल होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इलेक्ट्रॉन
always fill first. In the lowest energy orbital. सही है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमेशा किस में फिल होगा? जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी। एक और स्टेटमेंट है, if two different orbitals have identical energy, then electron will first in that orbital whose value of n is less, यानी जिस ऑर्बिटल के जिस की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सबसे कम होगी उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा, अगर अगर दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की आइडेंटिकल एनर्जी हो जाए। भूलेंगे तो नहीं, दो मुख्तलिफ ऑर्बिटल हैं, दोनों की एनर्जी सेम हो गई है, इलेक्ट्रॉन पहले किसमें लेके जाओगे? जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी। तो मैं अब एग्जांपल्स दूंगा, मैं इस स्टेटमेंट की भी एग्जांपल दूंगा, मैं इस स्टेटमेंट की भी एग्जांपल दूंगा, आपने कंटिन्यूअस दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रख के अप्लाई करना है, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट दैट एग्जांपल्स। हम सबसे पहले 1s और 2s में कंपैरिजन करेंगे सो दैट वील गेट द आइडिया कि इन दोनों में से किसकी एनर्जी कम है। तो हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं 1s ऑर्बिटल के ऊपर n+l रूल। इस 1s में n की वैल्यू है 1 एंड द वैल्यू ऑफ l फॉर s ऑर्बिटल इज 0। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को n+l रूल के फॉर्मूले में लगाऊंगा तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 1, यानी एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1। सिमिलरली मैं 2s के ऊपर n+l रूल अप्लाई करूंगा। इस 2s के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 एंड द वैल्यू ऑफ l फॉर s ऑर्बिटल इज 0। तो अगर मैं n+l रूल लगाऊंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर? कोई इशू तो नहीं है? अब मुझे बताइए इन दोनों ऑर्बिटल्स में से किसकी एनर्जी कम है? 1s की। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में फिल होगा? 1s। उसके बाद किस में फिल होगा? 2s। ये वाला रूल आ गया ना, पहला वाला की एनर्जी सबसे कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। आ गया? कोई इशू तो नहीं है? एक और एग्जाम्पल देखिए, टू एस एंड 2p। तो हम सबसे पहले 2s पे लगाते हैं। n की वैल्यू कितनी है इस 2s के लिए? 2 एंड द वैल्यू ऑफ l फॉर s ऑर्बिटल इज 0। तो अगर मैं n+l रूल लगाऊंगा तो वैल्यू कितनी आएगी एनर्जी की? 2। अब मैं 2p के ऊपर लगाता हूं। n की वैल्यू यहां पर क्या है? 2 एंड द वैल्यू ऑफ l फॉर p ऑर्बिटल इज 1। तो अगर मैं n+l रूल लगाऊंगा तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी? 3। बताइए इस 2s और 2p में से किसकी एनर्जी कम है? 2s की। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन पहले किस में फेल होगा? 2s। उसके बाद किस में फेल होगा? 2p। सबसे पहले किस में फेल होगा? 1s। उसके बाद किस में फेल होगा? 2s। उसके बाद किस में फेल होगा? 2p। एग्री? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चलते हैं। ये पहले रूल से रिलेटेड दो एग्जाम्पल लगाई है मैंने, है ना? अभी और मजीद आएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 2p and 3s
तो मैं सबसे पहले 2p के ऊपर अप्लाई करता हूं n+l रूल। 2p के लिए n की वैल्यू कितनी है 2 एंड द वैल्यू ऑफ l फॉर p ऑर्बिटल इज 1। तो अगर मैं n+l रूल अप्लाई करूंगा तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब मैं 3s के लिए अप्लाई कर देता हूं। n की वैल्यू फॉर 3s ऑर्बिटल इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ l फॉर s ऑर्बिटल इज 0। तो अगर n+l रूल है तो एनर्जी की वैल्यू 3। जस्ट होल्ड अ सेकंड ऑन द बोर्ड, जस्ट होल्ड अ सेकंड। आप नोट करिए ये दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं लेकिन दोनों की एनर्जी सेम है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में फिल होगा जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होगा 2p, उसके बाद किस में फिल होगा 3s, सबसे पहले किस में फिल होगा 1s, उसके बाद 2s, के बाद 2p के बाद। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट एग्जांपल, थ्री एस एंड 3p। सबसे पहले 3s पे लगाओ n+l रूल। तो n की वैल्यू क्या होगी 3, l की वैल्यू फॉर s ऑर्बिटल इज 0, n+l रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा 3। सही है। अब हम 3p पे लगा के देखते हैं। n की वैल्यू कितनी है 3 एंड द वैल्यू ऑफ l फॉर p सब शेल इज 1। तो अगर n+l रूल में ये दोनों वैल्यूज प्लग इन करूंगा आंसर क्या आएगा 4। इन दोनों में से किसकी एनर्जी कम है 3s। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में फेल होगा, उसके बाद किस में फेल होगा, सबसे पहले किस में फेल होगा 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद। आगे चलते हैं। थ्री पी एंड 4s। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 3p के ऊपर n+1 रूल। n की वैल्यू यहां से कितनी है बेटा 3 एंड द वैल्यू ऑफ l फॉर p सब शेल इज 1। तो अगर n+l रूल है तो कितनी हो जाएगी एनर्जी 4। अब हम लगाते हैं 4s ऑर्बिटल के ऊपर। सही है। तो यहां से n की वैल्यू बताओ कितनी है 4 एंड द वैल्यू ऑफ l फॉर s सब शेल इज 0। तो अगर वैल्यूज को इस फॉर्मूले में लगाओगे तो आंसर क्या आएगा 4। चेक, ये दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, दोनों की एनर्जी सेम हो रही है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें लेके जाओगे जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है। किसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फेल होगा, उसके बाद किसमें फेल होगा। कूल, आगे चलें। लेट्स टॉक अबाउट 4s एंड 3d। तो हम सबसे पहले 4s के ऊपर अप्लाई करते हैं। n की वैल्यू क्या होगी यहां पर 4 एंड द वैल्यू ऑफ l फॉर s सब शेल इज 0। तो अगर मैं n+l रूल लूंगा तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 4। सही है। अब हम बात करेंगे 3d। n की वैल्यू कितनी है 3 एंड द वैल्यू ऑफ l फॉर d सब शेल इज 2। तो अगर मैं n+l रूल अप्लाई करूंगा तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी 5। दोनों में से किसकी एनर्जी कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फेल होगा, उसके बाद किसमें फेल होगा, कोई इशू तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज, ये लास्ट एग्जांपल है हमारी। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल इज 3d एंड 4p। तो सबसे पहले 3d, n की वैल्यू कितनी होगी 3 एंड द वैल्यू ऑफ l फॉर d सब शेल इज 2। तो अगर n+l रूल ले रहे हैं तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी 5।
अब हम 4p पे भी लगा देते हैं। n की वैल्यू 4p के लिए क्या होगी 4 एंड द वैल्यू ऑफ l फॉर p सब शेल इज 1। तो अगर मैं n प्लस l रूल लूंगा तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी 5। बताइए इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। तो पहले किस में फिल होगा 3d, उसके बाद किस में फिल होगा। तो आप जल्दी जल्दी बताइएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है 1s, उसके बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p। सही है, कोई इशू तो नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक, मैं एक चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चार्ट। ये चार्ट बुक के अंदर गिवन है, बट मैं आपको समझाऊंगा कि ये कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। मैंने इनिशियली आपको ये कहा था कि दुनिया में 7 शेल्स होते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन मैं सबसे पहले लिखता हूं एस 1 से लेके कहां तक लिखता हूं 7 तक, 3s 4s 5s 6s एंड 7s। तो 1 से लेकर 7 तक एस सब शेल लिख लिए, कोई प्रॉब्लम। अब कौन सा आएगा इसके बाद पी। जब पी आएगा तो एक ऊपर और एक नीचे से कम कर लीजिए, ठीक। देन वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 2p 3p 4p 5p 6p। p के बाद क्या आता है d। जब d लिखोगे तो अगेन एक ऊपर और एक नीचे से कम कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3d 4d एंड 5d। d के बाद क्या आता है f, अगेन एक ऊपर और एक नीचे से कम कर लीजिए। इसका मतलब मैं यहां पर क्या लिखूंगा 4f। क्या लिखूंगा मैं यहां पर 4f। आपने अभी ऑफ प्रिंसिपल मुझसे पढ़ा है और आपने उस प्रिंसिपल में ये डिटरमिन कर लिया कि इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिटल में जाएगा, राइट। तो हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिटल में जाएगा, राइट। तो भाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में फिल होता है 1s। फिर किस ऑर्बिटल में फिल होगा 2s। फिर किस ऑर्बिटल में फिल होगा 2p। फिर किस ऑर्बिटल में फिल होगा 3s। अभी पढ़ा है आपने, है ना। अभी 4 मरतबा आपने खुद बोला है कि सबसे पहले किस में आता है 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3s के बाद 3p, और 3p के बाद क्या आता है 4s। आ गया। फोर एस के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन फिल हुआ था 3d में फिल हुआ था, और 3d के बाद किसमें फिल हुआ था 4p। और फिर 5s में फिल होगा। इलेक्ट्रॉन एग्जामिनर कभी भी 5s से ज्यादा नहीं जाता, ठीक है, कभी भी नहीं जाता। वर्स्ट केस सिनेरी होता है जिसमें 5s से ज्यादा चला जाता है, ए लेवल्स में स्पेशली। तो देखिए हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर लें अगर आपकी इजाजत हो। ये मैं आपको डॉटेड लाइन बना के दे देता हूँ कि भाई 1s के बाद किस में लेके जाओगे 2s, 2s के बाद किस में फिल होगा 2p, 2p के बाद किस में फिल होगा 3s, फिर 4s के बाद किस में लेके जाओगे 3d। कोई इशू तो नहीं है, मसला तो नहीं है। तो एक एक मतलब और बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में फिल होता है, उसके बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p 4s 3d 4p 5s एंड सो ऑन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चार्ट हो गया।
maximum number of electrons in subshell. तो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर देख लेते हैं। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2। पी में कितने आते हैं? 6। डी में कितने आते हैं? 10। और मैंने लास्ट वीक बताया था कि हम एफ कभी भी यूज नहीं करते। अच्छा, अगर मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमिन करने हो इन सबशेल, तो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई? वो तो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, है ना? डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं कह सकता हूं कि एस में 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, पी में 1 से 5 इलेक्ट्रॉन की रेंज हो सकती है, और डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन तक की रेंज हो सकती है। ओके, डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, राइट? होल्ड योर पेन्स एंड लुक एट द बोर्ड नाउ। होल्ड योर पेन्स एंड लुक एट द बोर्ड नाउ। डू नॉट राइट अ सिंगल वर्ड। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सब, अब जरा देखना, कंक्लूजन ले रहा हूं, ये सब ध्यान में हो गया? अब एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स, राइट? लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑर्बिटल है 1s, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा यहां लिखा जाएगा, ऑर्बिटल के ऊपर लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है मेरा, यहां जब भी कोई नंबर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यहां जो भी चीज है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? सबशेल या फिर ऑर्बिटल को। और ये जो आपके पास 1 है, ये 1 बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 ही थी। On the basis of this entire page and the Auger principle, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं so that we can have an idea कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। We have sodium, it has an atomic number of 11, which means it has 11 electrons. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? 1s, उसके बाद किस में आएंगे? 2s, उसके बाद किस में आएंगे? 2p, उसके बाद किस में आएंगे? 3s। s में कितने मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 11। तो इसका मतलब मैं s में कितने इलेक्ट्रॉन्स लिख सकता हूं? 2। 2s में भी कितने लिख सकता हूं? 2। 2p में कितने लिख सकता हूं? 6, क्योंकि 6 आते हैं। आप नोट करें, मैंने टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अभी तक? 10, और हैं कितने मेरे पास? 11। तो इसका मतलब इस s में कितने आएंगे? That's how the distribution of electron in orbitals takes place, right? अब नोट करना, जरा नोट करना। मेरे पास कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। 20 है, इसका मतलब इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल फिल होता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p एंड देन 4s। मुझे इन 20 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो अवेलेबल है। तो इसका मतलब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s 2, 3p 6। आप नोट करें, मैंने टोटल 18 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आउट ऑफ 20। हाउ मेनी लेफ्ट? 2। तो ऑब्वियसली वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां फिल होंगे? 4s में। वापस चलो थर्सडे वाले लेक्चर पे, मैंने बताया था, आज दोबारा से सुनो। मैंने कहा था जब तुम केमिस्ट्री किसी भी कॉलेज के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, दुनिया में कहीं पर बैठ के पढ़ रहे हो, अगर कहीं 1s लिखा हुआ आएगा तो K शेल होगा, राइट? अगर 2s और 2p दोनों लिखे हुए आ जाएं तो L शेल होगा, 3s और 3p लिखे हुए आ जाए तो N शेल होगा, 4s लिखा हुआ आ जाए तो N शेल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस
इंफॉर्मेशन आप नोट कीजिएगा, मैं एक चीज अप्लाई कर रहा हूं, ये आपका क्या हो जाएगा, के शेल, क्योंकि ये 1s है, ये आपका क्या हो जाएगा दोनों मिला के, एल शेल, और ये आपका क्या हो जाएगा, एम शेल। आप मुझे बताइए इस के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, ऐसा ही है ना। आप बताइए इस एल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। आप बताइए इस एम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। तो यही तो ओ लेवल केमिस्ट्री में सीखते थे आप। तो जो ओ लेवल केमिस्ट्री में आपका 281 था, वो ए लेवल केमिस्ट्री में कैसे लिखा जा रहा है, ये सिखाया है मैंने आपको। दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओ टू एस लेवल। वो जो ब्रिज बना हुआ था ना, उस ब्रिज को मैंने बंद कर दिया। समझ आ रही है बात? ये 2 क्लासेस से मेहनत इसी बात की होगी, ताकि आपको पता चले कि आपने ओ लेवल में जो पढ़ा 281, वो ए लेवल में 1s2 2s2 2p6 3s1 है। एक और चीज देखिएगा, लुक एट द बोर्ड, ये 1s कौन सा ऑर्बिटल होगा, होल्ड ऑन अ सेकंड, ये 1s कौन सा ऑर्बिटल होगा, सॉरी कौन सा शेल होगा, के। ये 2s और 2p दोनों कलेक्टिवली कौन सा शेल होंगे, l। ये 3s और 3p कलेक्टिवली कौन सा शेल होंगे, m। और ये 4s कलेक्टिवली कौन सा शेल होगा, n। मुझे बताइए इस k के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। l में कितने हैं, 8। m में कितने हैं, 8। n में कितने हैं, 2। ये था ना ओ लेवल्स। आप सवाल करते थे ना ओ लेवल्स में कि यार m के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हम 8 करके आगे निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं भाई, रीजन समझ में आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फिल हो रहे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फिल हो रहे होते हैं।